ठीक है चलेगा। हेलो, माइक चेक 1 2 3 4। हेलो, माइक चेक 1 2 3 4। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रीधर, मैं एक शराबी हूँ। हाय एवरीबॉडी। आज शराब नहीं पिया। मैं जब 18 साल का था, सबसे पहले तो आज की तारीख़ है 6 नवंबर 2024, बुधवार है, और रात को 9:30 बजे वाली ऑनलाइन मीटिंग है नागपुर वाली, उसमें शेयर करने के लिए मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। सुगत भाई और उनकी जो पूरी टीम है उसका मैं आभार मानता हूँ। और आज का विषय है डॉक्टर बॉब एंड गुडोल्ड टाइमर किताब। ओके। और डॉक्टर बॉब एंड गुडोल्ड टाइमर किताब के बारे में बोलने से पहले मैं थोड़ी अपनी कहानी बताऊंगा और बाद में शुरू करता हूं। मैं जब 18 साल का था तब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में शराब पीना शुरू कर दिया, और 29 साल का था तब मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज मिल गया। डॉक्टर श्रीकांत जोशी साइकेट्रिस्ट, मेरे पिताजी और मेरे भिवंडी ग्रुप के फाउंडर मेंबर सुभाष के, इन तीनों की वजह से मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज मिला। 11 साल शराब पिया। पहले 5 साल 3 महीने में एक बार चुपचाप पिया, बाद में 6 साल एक दिन छोड़ के आधा बाटली, मतलब बिंज पैटर्न। भाई लग गया तो 15 दिन 8 दिन कंटिन्यूस पीना, फिर कुछ लफड़ा हो गया तो बंद करो। ऐसे मैंने शराब पी। शराब पीने की वजह से तबीयत की वाट लग गई, सलाइन लगाना पड़ा। मेरा खुद का मेडिकल स्टोर था तो मैं अंदर बुला के डॉक्टर को सलाइन लगाता था, और सलाइन ख़त्म होने के बाद भी वापस दारू पीने जाता था। मारामारी किया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, पाइल्स हो गया, ये कर रहे थे हम लोग। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के पहले शराब ने मेरी शारीरिक हालत ख़राब कर दी थी, आर्थिक हालत भी ख़राब कर दी थी। पैसा ढाँपना पड़ता था, पिताजी का पैसा ढाँपना पड़ता था, और धंधे में पार्टनरशिप में उसमें से भी पैसा ढाँपता था। तो शारीरिक भी हालत ख़राब, आर्थिक भी हालत ख़राब। धंधे की वाट लग गई क्योंकि मुझे पार्टनरशिप के धंधे में से शराब पीता हूँ इसलिए हकाल दिया गया। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के पहले कौटुंबिक घर में हालत भी ख़राब थी। मैं बड़ा भाई था, 4 भाई थे, 2 भाई 2 बहनें थे। पिताजी हेडमास्टर थे, माँ टीचर थी, दादी मेरी फ्रीडम फाइटर की वाइफ थी, वारकरी थे, मतलब घर में नॉनवेज वगैरह भी नहीं खाते थे कोई। ऐसे घर में मैं पैदा हुआ, लेकिन मैं बेवड़ा बन गया। और पीछे मुड़ के देखता हूँ तब समझ में आता है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस के 20 सवाल जो थे वो आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तब 20 में हाँ आ जाता है, लेकिन जब आया तब मैं 7 सवाल को हाँ किया था। लेकिन अभी समझ में आया कि 4 महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें से एक है शारीरिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है व्यावसायिक काम धंधे के बारे में, और चौथा है घर वाले कौटुंबिक। ये चारों जगह पे मेरी वाट लग गई थी। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के पहला दिन मेरा था, वो पहली मीटिंग किया मैं 23 सितंबर 1989, 23 सितंबर 1989, और 4 मीटिंग किया भिवंडी ग्रुप का, मंगलवार शनिचर, फिर वापस पिया 9 अक्टूबर को, और 10 अक्टूबर 89, 10 अक्टूबर 89, 10-10-89 से मैं शराब से दूर हूँ। आज मुझे 35 साल हो गए शराब से मैं दूर हूँ। अब मैं मुंबई में रहता हूँ, ओरिजिनल मैं भिवंडी वाला हूँ। मेरी बेटी अभी नौकरी करने के लिए बाहर प्रदेश गई है। मैं यहाँ पे घर में रहता हूँ, मैं और मिसेस रहता हूँ दादर में। और मैं रिटायर हो गया हूँ। मुझे नई पेंशन स्कीम है, तो कोई ज़्यादा पेंशन नहीं, उड़ा पाव वाली पेंशन है, लेकिन मैं अभी भी LLM को पढ़ाता हूँ। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद 35 साल के बाद में ये मेरी चल रहा है। लेकिन ये 35 साल में मैं कभी भी 15 दिन से ज़्यादा मीटिंग बंद किया ऐसा नहीं हुआ। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लंबा 2 मीटिंग में के बीच में फासला जो था वो 15 दिन था, और वो भी मैं विपश्यना जाता हूँ इसके लिए 10-11 दिन 12 दिन उसमें हो जाता है। इसके अलावा मैं पिछले 35 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं 15 दिन से ज़्यादा मीटिंग नहीं किया हूँ। तो ये मेरी कहानी है, आगे बताते रहूँगा कहानी थोड़ी थोड़ी बीच में। और आज का विषय है डॉक्टर बॉब एंड गुडोल्ड टाइमर। अब ये किताब के बारे में मैंने इसके पहले 2000 में शेयर किया था, 6 जनवरी 2000, प्रेरणा ग्रुप डोंबिवली
थाने के आगे डोंबिवली गांव है, आपने शायद सुना रहेगा, जो महाराष्ट्र में है उनको मालूम रहेगा। तो वहाँ पे मैं 2000 साल में शेयरिंग किया था। और मेरी आदत है, मैं जब शेयर करता हूँ, जो तैयारी करता हूँ वो नोटबुक में लिखता हूँ। तो ऐसे मेरे 200-300 पन्ने की 5-6 किताब नोटबुक अभी फुल हो गई। तो ये जो है वो दूसरी नोटबुक में मैंने लिखा हुआ है, तो उसको रेफ़र करता हूँ और सामने मेरे किताब भी है। आप में से जिनके पास किताब है वो सामने रखिए, जिनके पास है लेकिन अभी नहीं है तो अगली बार को खोल के रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो किताब है इसके बारे में मैंने जब पढ़ा, अपनी किताब लेके पढ़ा, तब मैंने पढ़ा था वो 19 पहली बार मैं पढ़ा, दैट वाज फर्स्ट रीडिंग 7 जनवरी 1991। ओके, तब मैं 2 साल सोबर था और फिर वापस 93 में पढ़ा, 99 में पढ़ा, और फिर जब भी लगता है तब मैं रेफ़र कर रहा हूँ। और ये मेरे पास उसकी नोट्स बनाई हुई। तो हम सबको मालूम है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की शुरुआत हुई 10 जून 1935, 10 जून 1935, जब डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू एक दूसरे को मिले और डॉक्टर बॉब ने आखिरी शराब पी उस दिन से अल्कोहलिक्स एनोनिमस की शुरुआत हो गई, ऐसे हम लोग कहते हैं। अब बिल डब्ल्यू की मृत्यु है 1971 की, 1971। डॉक्टर बॉब की मृत्यु है 1950। मतलब अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पहले 15 साल डॉक्टर बॉब हमारे साथ में थे। उसके बाद में सब कुछ बिल डब्ल्यू ने देखा है, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स थी वो 1950 तक सब सेट हो गई थी। मतलब जो अपना 12 ट्रेडिशंस है, बिल डब्ल्यू ने 1946 का एक ग्रेपवाइन का आर्टिकल है, उसमें लिखा था 12 पॉइंट्स फॉर एज फ्यूचर, और 1950 में जो कन्वेंशन हुआ उसमें उसको एक्सेप्ट कर दिया। लेकिन जैसे डॉक्टर बॉब की मृत्यु हो गई उसके बाद में बिल डब्ल्यू को ज़्यादा एहसास हो गया कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस ज़िंदा रहने के लिए हमको आज जो ग्रुप्स हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, अवलंबित्व हमारे ऊपर है, उसको निकाल के किसी स्ट्रक्चर के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि हमारे बाद में बाकी लोगों को तो ये सब पहचानेंगे नहीं और ये सब उनकी बात मानेंगे भी नहीं। इसीलिए जनरल सर्विस ऑफिस वगैरह 1950 से चालू हो गया। अब ये किताब जो है आप देखेंगे तो ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने पब्लिश की हुई किताब है। तो इसका पब्लिशर जो है वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की वर्ल्ड सर्विसेज है, बराबर है। उसका फर्स्ट प्रिंटिंग है 1980 में ये पहली बार किताब प्रिंट हुई। अब इसकी कहानी ऐसी है कि मैं किताब की कहानी बता रहा हूँ। 1977 में 1977 में जनरल सर्विस ऑफिस ने ये तय कर दिया, जीएसओ कॉन्फ्रेंस ने, कि भाई हम लोग डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू, मतलब डॉक्टर बॉब मरे 50 में और बिल डब्ल्यू मर गए 71 में, और ये 77 में अप्रैल 1977 जीएसओ कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड द प्रोजेक्ट। क्या प्रोजेक्ट अप्रूव किया इन्होंने कि बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब दोनों का एक मिलके एक किताब पब्लिश की जाएगी, जिनके उसके बारे उन दोनों के बारे में लिखा जाएगा। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई और फिर कमेटी ने ये बताया कि भाई दोनों का एक साथ में बनना डिफ़िकल्ट है। तो बोले ठीक है, तो अब पहले एक काम करते हैं, पहले डॉक्टर बॉब का बनाते हैं। तो इसीलिए जो अपनी 2 किताब है, डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर और पास इट ऑन, उसमें से पास इट ऑन बाद में आई है, डॉक्टर बॉब पहले आई है। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर बॉब 1950 में गए थे, तो ये किताब बनाने के लिए आसान था। बिल डब्ल्यू का कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत साल उसने काम किया है, इसके लिए उनके बारे में किताब बाद में आई। तो जब इन्होंने शुरू की तो सवाल ये पैदा हुआ कि अब लिखेंगे कैसे, क्योंकि इसका कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बना चाहिए। जैसे कि हम लोग रिसर्च में, मैं प्रोफेसर हूँ तो रिसर्च में हम लोग देखते हैं, फुटनोट्स लिखते हैं या रेफरेंसेस लिखते हैं, वैसे ही ये किताब के बारे में इन्होंने क्या किया है, इसमें अंग्रेज़ी में इन्होंने लिखा है कि एक मिनट मैं इसमें से पढ़ता हूँ। ओरिजिनली अ जॉइंट बायोग्राफी ऑफ द 2 co-founders was planned. When this was proved impractical, it became apparent that Dr. Bob's biography should be written first or before Bill W. तो जैसे मैंने बताया कि पहले डॉक्टर बॉब की कहानी लिखना
शुरू कर। अब ये लिखने के लिए इन्होंने कहा है कि इन द कोर्स ऑफ द रिसर्च बुक नेचुरली एक्सपांडेड फ्रॉम बायोग्राफिकल लिमिट्स इनटू मेमोयर ऑफ अर्ली ए इन मिड वेस्ट। अब इन्होंने किसके किसके पास पूछने के बाद में ये किताब लिखी। ये कोई बायोग्राफी नहीं है कि भाई मेरी बायोग्राफी मैं ही खुद लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो डॉक्टर बॉब की मृत्यु हो गई 1950 में और ये किताब मार्केट में आई है 1980 में, 77 से शुरू किया है। तो मृत्यु के बाद 27 साल के बाद में ये किताब के बारे में लिखना चाहिए। अब इसका ऑथेंटिसिटी, प्यूरिटी होना चाहिए, इसलिए इन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे सोर्सेज दिए। तो इसमें किताब में 349 पेज नंबर है जिसमें सोर्सेज दिए हैं। तो क्या क्या सोर्सेज है, मतलब ये किताब बनाने के लिए कहाँ कहाँ से संदर्भ लिए हैं। तो एक है AA मतलब अपना अल्कोहलिक्स एनोनिमस बिग बुक, दूसरा है एज मतलब अल्कोहलिक्स एनोनिमस कम्स ऑफ एज, तीसरा है जैक अलेक्जेंडर का आर्टिकल, चौथा है कैसेट्स और अदर टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब डॉक्टर बॉब की और डॉक्टर बॉब के बारे में जिन लोगों ने ये बोला था उनकी रिकॉर्डिंग की है। बाद में एक पम्पलेट था पुराने ज़माने में जिसमें डॉक्टर बॉब का 1948 का एक आखिरी जो शेयरिंग था वो भी उसमें था। द को फाउंडर्स ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस करके एक पम्पलेट है। बाद में फेयरवेल टॉक है 1950 वाला, डॉक्टर बॉब्स फेयरवेल टॉक, वो भी है। बाद में ग्रेपवाइन का मंथली मैगजीन में से आर्टिकल है, फिर लेटर्स है। इतने सारे संदर्भ लेके इन्होंने जो किताब किया है और इसमें पेज नंबर 350 से लेकर 350 से लेकर इन लोगों ने रेफरेंसेस सब दिए कि कौन से पेज पे कौन से लाइन में जो रेफरेंस किए दिया है वो कहाँ से लिया है। जैसे कि अभी पेज नंबर 12 लाइन नंबर 1-2 सोर्स क्या है उसका, एज 69। इस तरह से इन्होंने हर चीज़ जो इस किताब में आई है उसका रेफरेंस दिया है। मतलब कोई बाद में बोलना नहीं चाहिए कि यार ये ढील देता है, फेकम पाक देता है, अपने ग्रेट आदमी है इसके लिए उसको और चढ़ाता है, चने के झाड़ पे चढ़ाता है, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि ये जो किताब बनाई है ये इसमें से जो हर चीज़ लिखी हुई है वो उन्होंने पूछा। अब किन के साथ बात किया, एक तो डॉक्टर बॉब के रिश्तेदार, डॉक्टर बॉब के दोस्त, डॉक्टर बॉब को जानने वाले, डॉक्टर बॉब के साथ में शुरू में जो काम किए, पायोनियर ग्रुप जो ओहियो में हुआ, वर्माउंट में हुआ, ऐसे अनेक लोगों के इन्होंने इंटरव्यू लिए हैं और बाद में डॉक्टर बॉब का पूरा पोर्ट्रेट बनाया। तो इसका जो एडिटोरियल बोर्ड था इन्होंने इस तरीके से ये किताब बनने के लिए बहुत मेहनत की रहेगी। ओके, चलो अब ये किताब के बारे में और थोड़ी सी जानकारी। ये किताब में 29 चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम है चाइल्डहुड एंड कॉलेज ईयर्स, मतलब बचपन और कॉलेज के साल, और आखिरी चैप्टर जो है 29वां चैप्टर है उसका नाम है द लास्ट ईयर। टोटल पेजेस जो है इसके अंदर लिखा हुआ जो है वो 346 है, 350 पेज की किताब है ये। अभी इसकी कीमत आपकी अभी कितनी है मुझे मालूम नहीं भाई, लेकिन मैंने जब परचेज़ किया था 1991 में तब ये GSO सर्विस स्ट्रक्चर कुछ नहीं था। तो हमारे यहाँ मुकुंद भाई करके एक थे, कुछ लोग जानते रहेंगे, थाना में रहते थे, वो अक्सर बहुत सारे क्रिश्चियन ए मेंबर को जानते थे, और या जो मेंबर फॉरेन जाते हैं ज़्यादा करके US वगैरह जाते हैं उनको जानते थे। तो वो आते समय एक्स्ट्रा कॉपीज लेके आते थे, 5-10 कॉपीज साथ में लेके आते थे, फिर यहाँ जिसको ज़रूरत है उसको दे देते थे, वो जो भी उसका डॉलर का हिसाब रहता था उसमें। तो उसमें मुझे ये मुकुंद ने ये किताब दी है। इसका प्राइस कितना था तब, कितना पैसा दिया, कुछ लिखा हुआ अभी तो मुझे याद नहीं आता है, लेकिन ये किताब मैंने 1991 में ली है। तो इसमें 350 पेजेस है, 29 चैप्टर है। अब मैंने 2000 साल में जब शुरू किया था ये रिकॉर्ड करने के लिए, तो मैंने 6 हफ्ते में किया था, मतलब 6 टोटल शेयरिंग हुई थी उसकी, 45-40 मिनट की वो शेयरिंग की थी। उसके बाद में अभी मैंने जून 2024 में यूट्यूब चैनल शुरू किया मराठी वाला, AA शेयरिंग मुंबई श्रीधर। तो उसके लिए मैंने रिकॉर्डिंग किया मराठी में, और उसके 6 जो वॉल्यूम्स है ऑडियो है वो रिकॉर्ड किए हुए। अब जो हिंदी वाला जो है वो मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब में करूँगा। उस
यूट्यूब चैनल का नाम रहेगा AA शेयरिंग बम्बई, BAMBAI श्रीधर SHRIDHAR। ओके, तो ये मैं कल सुबह 10 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास अपलोड करूँगा। उसके बाद में आप अगर यूट्यूब में जाके सर्च में करते हैं AA शेयरिंग बम्बई श्रीधर, तो अभी जो मैं जो बात कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड किया हुआ मैं उस पर अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो ये किताब है डॉक्टर बॉब एंड गुड टाइमर, इसके लिए हम लोग अभी बात करने वाले। अब ये कितने दिन चलेगा, क्या चलेगा, ये भगवान जाने, आगे चल के क्या होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, मेरी उम्र आज 65 साल है, बुढ़ा हूँ, रिटायर्ड हो गया हूँ, तो कभी कभी याद नहीं आता है। और दूसरी मेरी ये प्रॉब्लम इसमें ये है कि मेरी मदर टंग इंग्लिश नहीं, हिंदी मराठी है, तो मैं अंग्रेज़ी में पढ़ता हूँ, मराठी में सोचता हूँ और हिंदी में बोलता हूँ, तो इसमें थोड़ी ज़रा दिक्कत होगी शुरू में। और मातृभाषा मराठी होने की वजह से हिंदी बोलने में कोई दिक्कत नहीं आती, हिंदी में मैं अक्सर शेयर करता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप लोग समझो, मुझे ज़रा डिस्काउंट दे दो, कंसेशन दे दो कि भाई हिंदी इसकी लैंग्वेज नहीं है, तो ये बोलने की कोशिश करता हूँ। चलो, तो ये हो गई शुरू की कहानी। अब मैं शुरू करता हूँ डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर्स का चैप्टर 1, जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड कॉलेज ईयर। अब 5 चैप्टर आज बात करने की कोशिश करूँगा, तो 5 करके 6 हफ्ते में 30 हो जाएंगे चैप्टर, 29 चैप्टर हो जाएंगे। ओके, 40 मिनट बात करने की कोशिश करूँगा, देखते हैं अभी कैसे होता है। तो डॉक्टर बॉब का नाम पूरा जो है वो है रॉबर्ट हॉलब्रुक स्मिथ। ओके, उसकी जन्म तारीख है 8 अगस्त 1879, 8 अगस्त 1879। पैदा हुए वर्माउंट में, USA में, वर्माउंट में पैदा हुए। इनके पिताजी जो है स्मिथ साहब, वो जज थे, बिजनेसमैन थे और समाज कार्य करते थे, स्कूल में पढ़ाते थे, संडे स्कूल जिसको बोलता है, उसमें ये 40 साल उन्होंने पढ़ाया। और इनके पिताजी जो है वो रिजर्व थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे। डॉक्टर बॉब उनका बेटा है, रॉबर्ट स्मिथ, उसका नाम। डॉक्टर बॉब का लड़का जो है बाद में, वो उसका नाम है स्मिटी। तो स्मिटी अपने पिताजी के बारे में जो डिस्क्रिप्शन देता है उसमें, मेरे पिताजी भी रिजर्व थे, मतलब डॉक्टर बॉब भी रिजर्व थे, लेकिन एक बार दोस्ती हो गई उनके साथ, तो वो फिर फ्रेंडली, जनरस एंड फुल ऑफ फन, मतलब दोस्ती वाले। और जनरस का मतलब क्या है हिंदी में बोलने का? उदार। हिंदी में, मराठी में उदार बोलते हैं। एंड फुल ऑफ फन मतलब वो मजाकिया किस्म के आदमी थे। उनके पिताजी 1918 साल में गुजर गए, 1879-80, मतलब 48 साल के थे तब गुजर गए। पिताजी के 48 साल उम्र थी तब गुजर गए। इसीलिए डॉक्टर बॉब की सोबराइटी पिताजी ने देखी नहीं थी। अच्छा, इनकी माँ के बारे में बताते हैं कि माँ का नाम था वॉल्टर पेरिन स्मिथ, और वो एकदम कड़क थी, चुप बैठने वाली थी, चर्च में जाने वाली थी, लेकिन कड़क थी। और डॉक्टर बॉब की एक बेटी भी थी, जिसने इंटरव्यू देके ये किताब में लिखा हुआ है। बेटी का नाम था सुजान। अब डॉक्टर बॉब का एक लड़का था, उसका नाम स्मिटी था, लेकिन उसके बाद में इनको और एक बच्चा चाहिए था, क्योंकि अब ये 1879 की बात है, तो उस समय माँ बाप ये सोचते थे कि कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए, लेकिन तब तक माँ की उम्र बढ़ गई थी, 40 साल से ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए इन लोगों ने एक बेटी एडप्ट कर दिया। तो उस बेटी का नाम था सुजान। ओके, तो बेटे का नाम है स्मिटी, डॉक्टर बॉब के बेटे का नाम स्मिटी, जो उनका अपना बेटा है, और ये एडप्टेड बेटी है 5 साल के बाद में, तो उसका नाम है सुजान। तो ये सुजान बताती है कि दादी जो थी, मतलब डॉक्टर बॉब की मिसेस, ये जो ये डॉक्टर बॉब की माँ, दादी जो थी वो एकदम कड़क वाली थी। वो ध्यान देती थी कि पढ़ाई में ध्यान होना चाहिए, और स्पिरिचुअल, ये भगवान के बारे में भी वो इस तरह से बात करती थी। अब डॉक्टर बॉब की बीबी जो है, घरवाली जो है, वाइफ जो है, उसका नाम है एनी रिप्ले स्मिथ। ओके, लेकिन ये एनी का कहना था कि डॉक्टर बॉब बेवड़ा बन गया है, इसके लिए उसकी माँ जिम्मेदार है, क्योंकि इसके माँ ने एकदम कड़क शिस्त लगाया,
ओके शिस्त म्हणजे काय, अनुशासन रखा। इसीलिए डॉक्टर बॉब जब तक माँ के सामने थे तो अनुशासन में रहे, और जैसे ही स्कूल कॉलेज में गए वैसे वो एकदम हंगामा करने लगे। अच्छा, डॉक्टर बॉब की एक बड़ी बहन भी थी, शायद हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मानलेली बहन, मतलब मानी हुई बहन। ओके, तो उसने भी डॉक्टर बॉब के बारे में बताया है कि जब डॉक्टर बॉब छोटे थे तब उनको ज़बरदस्ती चर्च में लेके जाते थे लोग, और डॉक्टर बॉब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था चर्च में जाने का। इसीलिए डॉक्टर बॉब अपने शेयरिंग में भी बताते हैं अपने कि ए कम्स ऑफ एज बिग बुक में डॉक्टर बॉब की कहानी, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जब मैं आज़ाद हो जाऊंगा तो मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। और बोलते हैं कि उन्होंने चर्च में कदम नहीं रखा था, काफ़ी साल तक कदम नहीं रखा था, क्योंकि उनको शाम को 5 बजे, वे एक तो बेवड़ा विद्रोही होता है, वैसे डॉक्टर बॉब भी विद्रोही थे, 40 साल तक वो कभी चर्च में गए ही नहीं। ज़रूरत पड़ी तो ही गए, अदरवाइज़ वो हर संडे में क्रिश्चियन लोग जैसे जाते वो गए नहीं। क्योंकि उनकी माँ जो थी वो एकदम कड़क थी, जैसे मैंने बताया, शाम को 5 बजे उनको सुला देते थे। तो डॉक्टर बॉब शाम को 5 बजे भाग जाते थे और खेलने जाते थे, लेकिन वो कभी पकड़े नहीं गए। अच्छा, उनका स्कूल जो था 1885 टू 1894, मतलब अमेरिका की सिस्टम से 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड जो भी रहेगा उनका, सेंट जॉन्सबरी, और वहाँ से 100 मील दूर बिल डब्ल्यू पैदा हुए थे। घर के बाजू में स्कूल था इनके, और गांव में शराब नहीं मिलती थी। ये भी डॉक्टर बॉब के बारे में एक इंटरेस्टिंग। लेकिन गांव में ये जो गावठी दारू बनाता है, क्या बोलता है उसको, गावठी दारूला हिंदीत काय म्हणत रे बाबा, कोणी बोलतो का गावठी दारूला हिंदीत काय म्हणतात? हाँ, देशी दारू, शराब, देशी शराब जो बनाते थे वो चलते थे उसमें भी। अब ऐसे ही एक दिन डॉक्टर बॉब जब 9 साल के थे तब ये खेत में काम करने वाले लोगों के बाजू में जाते थे, तो किसी ने उनको एक जो शराब की बोतल छिपा के रखी थी वो डॉक्टर बॉब को मिल जाती थी। उनकी उम्र थी 9 साल। अब 9 साल के बच्चे को देखा जाएगा तो शराब के बारे में कुछ नहीं समझ में आना चाहिए, लेकिन डॉक्टर बॉब कहते हैं कि मुझे इतना समझ में आया कि ये नहीं पीना चाहिए, और ये नहीं पीना चाहिए तो हमको तो पीना चाहिए, क्योंकि हम तो विद्रोही है भैया। इसीलिए डॉक्टर बॉब कह रहे हैं कि पहली शराब ज़िंदगी की मैंने 9 साल का था तब पिया। और बचपन जहाँ, जैसे डॉक्टर बॉब ने लिखा हुआ है, बताया है, डॉक्टर के पिताजी दो दोस्त लोग बताते हैं कि उनका बाहर घूमना, फ़िशिंग करना, मच्छी पकड़ने के लिए जाना, माय सिस्टर, बहन को लेटर लिखना, लेकिन वो लेटर भी लंबा चौड़ा नहीं लिखते थे। डॉक्टर बॉब बोलते भी कम थे और लंबा चौड़ा लेटर भी नहीं लिखते थे, छोटा छोटा लेटर लिखते थे। लेकिन उनका स्विमिंग बहुत अच्छा था। एक बार उन्होंने, एक लड़की डूब रही थी, उसको ये किया है, अपने दोनों बच्चों को उन्होंने बचपन में ही स्विमिंग करने के लिए सिखाया था। तो जब 15 साल के थे तो सेंट जॉन्सबरी एकेडमी में से वो दोस्तों के साथ पॉपुलर थे, पढ़ाई बिढ़ाई सब कम करते थे लेकिन वो पास हो जाते थे, और उनके पास बहुत सारे दोस्त थे। जैसे वो सीनियर कॉलेज में आए डॉक्टर बॉब, उनकी दोस्ती हो गई ये एनी से। ये एनी का नाम एनी रॉबिन्सन रिप्ले, उसकी मुलाकात हुई, और वो जो जिमखाना था उसमें डांस कर रहे थे, तब उसकी दोस्ती हो गई। अब ये एनी के बारे में, मतलब डॉक्टर बॉब की वाइफ के बारे में बोल रहा है कि उसका नाम रेल रोड था। तो ये सब लोग थे, इनके पास पैसे कम थे लेकिन ये शांत आदमी थे, और उसका स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ाई हो गई थी डॉक्टर बॉब की बीवी की, और उसको बड़प्पन वगैरह सब अच्छा नहीं लगता था। और जब दोस्ती हुई उसके बाद में 17 साल के बाद में इनकी शादी हो गई, क्योंकि इसके बीच में डॉक्टर बॉब का ये पढ़ाई हो गया। और डॉक्टर बॉब का पढ़ाई भी सीधा साधा नहीं था पढ़ाई, क्योंकि एक तो डॉक्टर बॉब की हाइट थी 6.5 फीट, और डॉक्टर बॉब का हाथ जो था मजबूत हाथ था, झापड़ मारेगा तो पेशाब करेगा आदमी। और वो हमेशा बोली भाषा में बोलते थे, बोली भाषा मतलब बहुत गाली देते थे। और डार्टमाउथ करके जो गांव है वहाँ पे उनको पढ़ाई के लिए माँ बाप से दूर जाना पड़ा, और वहाँ पे बहुत ठंडी होती थी इसीलिए शराब दिया जाता था। लेकिन डॉक्टर बॉब कहते हैं अपने स्टोरी में अक्सर कई साल
कि उनका शराब पीने की वजह से सर दर्द कभी भी नहीं हुआ, लेकिन उनका पेट में दर्द होता था। वो रेस्टलेस रहते थे, पढ़ाई कम करते थे, बिलियर्ड्स खेलते थे, बियर खेलते थे। उन्होंने अपनी कहानी में बताया कि सूअर जैसा डुक्कर बन गया मैं, इतना वज़न मेरा बढ़ गया। और उनको घर में 1902 में वो उनका ग्रेजुएशन पूरा हो गया। अच्छा, यहाँ पे चैप्टर 1 ख़त्म होता है, चैप्टर 2 चालू होता है। चैप्टर 2 का टाइटल है पोस्ट ग्रेजुएट एमडी एंड एलई। एक मिनट ना, चैप्टर 2 कहाँ शुरू होता है कहाँ ख़त्म होता है ज़रा देखता हूँ मैं। चैप्टर 2 का नाम है पोस्ट ग्रेजुएट एमडी एंड द अल्कोहलिक, मतलब बेवड़ा कैसे बन गया। पेज नंबर 24 से लेकर 4-5 पेज ही रहता है, 2-3 पेज का एक चैप्टर रहता है। 24 से 34 मतलब 11 पेजेस का एक चैप्टर है। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है, अब कैसा है कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ा हूँ और उसको मराठी में लिख के रखा हूँ, वो आपको मैं पढ़ के हिंदी में बता रहा हूँ। तो ये स्टोरी जो है ये उसमें आगे पीछे होते रहेगा थोड़ा बहुत। तो उनके माँ बाप जो थे, उनकी इच्छा कुछ अलग थी, इसीलिए उनको पहले एक कोई डिप्लोमा करवा दिया ग्रेजुएशन होने के बाद में, और उनको नौकरी मिल गई स्केल्स मैन्युफैक्चर कंपनी, रेलवे सप्लाई डिपार्टमेंट स्टोर, इसमें ये काम करते थे और शराब भी पीते थे। तो लेकिन उनको, डॉक्टर बॉब को खुद को ये सब डिप्लोमा और ये नौकरी इसमें इंटरेस्ट नहीं था। उनको अपनी माँ के पिताजी के जैसे डॉक्टर बनना था, लेकिन उनके माँ बाप उनको परमिशन नहीं दे रहे थे। लेकिन आखिरी में 26 साल के जब डॉक्टर थे, तब 1905 में उनके घर वालों ने परमिशन दिया और डॉक्टर बॉब मेडिकल के एडमिशन में गए। 26 साल की उम्र में, ज़्यादा करके अपने यहाँ तो हम देखते हैं कि डॉक्टर बन के आदमी आता है, लेकिन जब 26 साल के थे तब डॉक्टर बनने के लिए गए। लेकिन तब तक इनका पीना बहुत ज़्यादा हो गया था, ब्लैकआउट हो गया था, जोग्राफिकल चेंज, भौगोलिक बदल, भाई उधर से छोड़ के इधर आ जाए, ये सब हुआ था, लेकिन कुछ नहीं होता था। ऐसे में इनकी शराब से तंग आके मेडिकल कॉलेज वाले ने इनके पिताजी को बुलाया और पिताजी इसको लेके गए। फिर इसको कुछ ट्रीटमेंट करते हैं और फिर वापस उसी कॉलेज में उनको जाने के लिए मिलता है। आखिरी में जब 26 साल में गए, 31 साल के हुए, 5 साल के बाद 1910 में मेडिकल की डिग्री मिल गई। 2 साल इंटर्नशिप की ओहियो में, बहुत मेहनत की, लेकिन तभी बिल्कुल शराब नहीं पीते थे। और 33 ईयर्स, 33 साल के थे तब वो एमडी हो गए और उनका स्पेशलाइजेशन था प्रोक्टोलॉजिस्ट, मतलब पीछे का दरवाज़ा जिसमें हमको मूलव्याध और क्या क्या भगंदर बिगंदर होता है, उस एरिया के वो स्पेशलिस्ट थे। अच्छा, डॉक्टर होने की वजह से कोई टाइम टेबल तो था नहीं। जब कभी इंटर्न थे, बाद में एमडी हो गए, तो डॉक्टर होने की वजह से वो बहुत बिजी होते थे। लेकिन इनको पेट का दर्द हमेशा होता था और सब बेवड़े का जैसा सोचना होता है वैसे 2 पेग पीने के बाद में पेट का दर्द बंद हो जाता था। इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हम लोग जैसे बोलते हैं, उनकी शराब बन गई। फिर उनको ड्राइंग आउट, मतलब अब जब रिहैब बोलते हैं उसमें एडमिट करते थे, हॉस्पिटल में एडमिट करते थे, लेकिन फिर भी ये चुपचाप पीते थे। फिर पिताजी को बुला के इनको घर में भगा दिया। फिर 2 महीना सोने के लिए इनको लग गया। 25 जनवरी 1915, ओके, उम्र थी 36 साल। ऐसे में डॉक्टर बॉब की एनी के साथ शादी हो गई, ओके। और शादी होने के बाद में अलग से रहने लगे। अच्छा, इनकी और इनकी बीवी की जो ये थी जीने का तरीका था वो एकदम अलग अलग था। डॉक्टर बॉब को लाइट लगा के खाना खाना अच्छा लगता था और उनकी घरवाली को कैंडल लाइट खाना अच्छा लगता था। डॉक्टर बॉब घर में कुछ काम नहीं करते थे। पहले शादी के 3 साल तो मज़ा गई, ज़्यादा पिए भी नहीं, सोबर भी रहे, झगड़ा नहीं हुआ, डॉक्टर की भी अच्छी चल रहे थे। और 1918 में पहला लड़का पैदा हुआ और 1918 में ही दारूबंदी, शराबबंदी हो गई। शराबबंदी होने की वजह से कहीं भी दारू नहीं मिलता, लेकिन ये डॉक्टर होने की वजह से इनको गवर्नमेंट ने परमिशन दिया था। और ये जो देसी दारू होती है ये तो कभी मिलती थी, संडे को छुट्टी रहती थी, तो ये
कभी भी जाते थे उधारी बिदारी लगाते थे और पीने को चालू करते थे, बहुत पीते थे। और इनको फोबिया क्या था, शराब मेरी ख़त्म हो जाएगी, फिर पीने को नहीं मिलेगी, जो हमको सबको होता है, नींद नहीं आएगी। तो 17 साल डॉक्टर शराब पिए और कमाने के लिए जितना चाहिए उतना धंधा करने का, तब तक दारू बंद करने का, पैसा मिल गया तो वापस चालू। उसके साथ में गोलियां भी खाते थे, डबल एडिक्शन। और होटल में जाके सो जाते थे, घर में जाने को बीवी मारेगी तो घर में नहीं जाते थे, होटल में जाके सोते थे। लेकिन इनके दोस्त इनको ढूंढ के निकालते थे, तो ये बोलते थे पहले मेरे घरवाले के पास से कबूल करके लेके आओ कि मेरी हजामत नहीं करेगी, तभी मैं घर पे आता हूँ। तो ऐसे इनका शराब पीने का तरीका था। इसके बाद में इनकी जनरल प्रैक्टिस चालू हो गई। 1929 में ट्रेनिंग चालू हो गई, प्रोक्टोलॉजिस्ट एंड रेक्टल सर्जन, मतलब पीछे के दरवाजे का डॉक्टर, ऐसे मैं इसको बोलता हूँ। अब आ गया चैप्टर 3। चैप्टर 3 में लिखा हुआ है, एक मिनट ना, पहले तो पेज नंबर लिखता हूँ भाई, पेज नंबर देखना ज़रूरी है। जो कल उठ के अपनी किताब खोल के देखेंगे तो या रिकॉर्डिंग जब भी कभी सुनेंगे तब उनको पेज नंबर रहेगा ना, तो उसका फ़ायदा होता है। पेज नंबर 35 से लेकर 44 तक, ये पेज नंबर 35 से हस्बैंड, फादर एंड ड्रंक। हस्बैंड मतलब एनी का हस्बैंड कैसा था, बाप करके बच्चों का बाप कैसा था और बेवड़ा कैसा बन गया, ये सब इसमें लिखा हुआ है। तो 1918 साल में पहला बच्चा हुआ और बाद में मालूम पड़ा कि एनी की उम्र ज़्यादा हो गई, तो इसके बाद में बच्चा नहीं होने वाला है। तो अकेला बच्चा नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये लोग 5 साल की सू करके लड़की थी उसको एडप्ट करते थे। तो जब बच्चा लड़का स्मीटी 5 साल का था तभी इन्होंने और एक बच्ची को एडप्ट कर लिया था। अब बच्चे लोगों से कैसे बिहेव करते थे डॉक्टर बॉब, तो एकदम कड़क थे, लेकिन वो प्यार से बात करने की कोशिश करेंगे। अब डॉक्टर बॉब खुद जो थे वो कड़क में पले बड़े थे, इसीलिए वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम देते थे। लेकिन खाली वो खुद जो है वो फिजिकली फिट थे, एकदम मरते दम तक वो फिजिकली फिट थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। उनकी घरवाली शांत होती थी, पीती थी। लेकिन ये इनका पीना जो बढ़ गया, इसकी वजह से बाहर के लोग आना बंद हो गया, बाहर के लोगों के पास जाना बंद हो गया, और बच्चों की कसम लेके, बाप की बीबी की कसम लेके दारू बंद करने की प्रॉमिस करते थे, लेकिन कुछ होता नहीं था। और एनी एक नाटक भी करती है, वो खुद भी पीती है और नाटक करती है, लेकिन उसको लगता था कि ऐसा होने की वजह से अपना आदमी जो है वो दारू पीना बंद करेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। 1933 में मंदी आती है, रबर का शॉप बंद होता है, धंधा मंद होता है, खाने के प्रॉब्लम होते हैं, घर गिरवी रखना पड़ता है दारू पीने की वजह से, दवाखाना बंद होता था, दारू छिपा के रखते थे घर में, सॉक्स में सॉक्स में छिपा के रखते थे। और एक टाइम पे बियर जब पीते थे तो 1 दर्जन ख़त्म कर देते। इसके लिए बोलते हैं उनका वज़न, डॉक्टर बॉब ने खुद लिखा है कि मेरा वज़न 30 किलो से बढ़ गया था और दारू बंद नहीं हो रही थी। बच्चे लोग को समझने लगा, बच्चे लड़के 16 साल के हो गए, लड़की को बोलते थे जा देर दारू लेके आ मेरे लिए, ऐसा वैसा। ये सब अपनी जो कहानी है वही डॉक्टर बॉब की कहानी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आया चॅप्टर 4 पेज नंबर 45 to 53, 9 पेजेस है। सहकार्यांच्या दृष्टिकोनातून डॉक्टर, मतलब अंग्रेजी में क्या है भाई, मेरे को हिंदी में बोलना पड़ेगा। द फिजिशियन एज को वर्कर सी हिम, ओके, मतलब डॉक्टर बॉब के जो साथ में काम करने वाले डॉक्टर लोग थे उनके दृष्टिकोण से, पर्सपेक्टिव से डॉक्टर बॉब क्या थे। तो डॉक्टर बॉब का काम करना था सेंट थॉमस हॉस्पिटल, ओके। और सबसे पहले उसमें जो सिस्टर थी जिसके बारे में हमने ए कम्स ऑफ एज में पढ़ा है, सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ सेंट ऑगस्टीन की एक सिस्टर थी, सिस्टर मेरी इग्नेशिया, ओके। तो 1920, 28 और 34 इधर तक उनको, तो ये सिस्टर जो थी उनको डॉक्टर उसका निकनेम से हाक बुलाते थे, चिल्लाते थे। सिस्टर मेरी इग्नेशिया करके नहीं बुलाते थे, उसका जो कुछ उन्होंने नाम रखा था उसमें बोलते थे, और बोली भाषा में बुलाते थे, मतलब गाली बिली बहुत देते थे ये। लेकिन सिस्टर इग्नेशिया जो थी उनके हिसाब से डॉक्टर सबके साथ प्यार से बात करते थे, पेशेंट के साथ प्यार से बात करते थे। उनका हात कभी कभी थरथरणे म्हणजे काय म्हणत रे हिंदीत, हात कापायचे त्याला काय म्हणायचं हिंदीत,
हाथ काँपता था, उनका हाथ काँपता था। ओके, तो उनका हाथ काँपने की वजह से जो था वो तकलीफ़ होती थी। ऑपरेशन कैसे करें? हम लोग ने सुना है कि 10 जून को भी डॉक्टर साहब को ऑपरेशन करने का था और शराब बंद करने की वजह से उसका हाथ काँपता था। वो सिस्टर बताती है कि इनका आँखें लाल होती थी, हाथ काँपते थे, और लेकिन ये एक्सपर्ट थे, अपने काम में एक्सपर्ट थे। वो बोलती है कि ये हम्बल भी थे, नम्र भी थे, और ज़्यादा कुछ चिल्ला चिल्ली नहीं करते थे। मतलब ये डॉक्टर लोग, सर्जन लोग जो जैसे चिल्ला चिल्ली करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट मांगता है, वो इंस्ट्रूमेंट मांगता है, ये सब नहीं करते थे। वो बोलती है कि इनके टेंट्रम्स नहीं होते थे, लेकिन वो एकदम सीधा सीधा बात करते थे। और पेशेंट पेशेंट को बाल काटना पड़ता था नीचे, पीछे का डॉक्टर का ऑपरेशन है ना, तो पीछे का बाल काटना पड़ता। तो नए डॉक्टर जो होते थे उनको बोलते थे बाल काटने के लिए, और फुकड़ में भी ऑपरेशन करते थे। अब डॉक्टर बॉब काम पे से घर पे नहीं जाते थे। अच्छा, डॉक्टर बॉब को इतना सब दारू पीने के बाद में भी उनके हॉस्पिटल ने काम पे से निकाला नहीं था। इसकी वजह 2-3 है। पहला वजह तो ये था कि वो अच्छे डॉक्टर थे, ये वो जो गुड सर्जन। दूसरी चीज़ है कि उनके अपने साथीदारों के साथ जो बाकी के डॉक्टर थे, उनके अच्छे संबंध होने की वजह से ये जो बाकी के डॉक्टर थे उनको संभाल के ले लेते थे। और तीसरी बात ये है कि मेडिकल प्रोफेशन में तब तक हमारे डॉक्टर को ही दारू की प्रॉब्लम है, ये बोलना ठीक नहीं था। इसीलिए हॉस्पिटल वाले अगर उसको निकाल देते थे तो लोगों को बोलना पड़ता था ये बेवड़ा बन गया, इसके लिए हमने उसको निकाल दिया। इसके लिए ये 3 वजह से उनको निकाला नहीं था। अब आ गया चैप्टर 5, द अल्कोहलिक इन द ऑक्सफोर्ड ग्रुप। अब यहाँ एक चीज़ याद रखना चाहिए हमको, ये जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप नाम की चीज़ है, उसका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो इंग्लैंड में है उसका कुछ लेना देना नहीं है। अक्सर लोग शेयरिंग में आधे पढ़े हुए जो हमें होशियार हो गए, वो लोग बोलते हैं कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप यूनिवर्सिटी ऐसा वैसा, वो कुछ नहीं है। ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप, अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप के बारे में बिल डब्ल्यू ने बहुत साल बाद में सुना है। ओके, लेकिन डॉक्टर बॉब और एनी जो है ये कम से कम 10 साल तो इसमें जा रहे थे। ओके, अच्छा ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप क्या है? तो ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप जो है फर्स्ट सेंचुरी का क्रिश्चियनिटी जो था उसमें जो प्रिंसिपल्स थे उसके तरह से अपने को जीना चाहिए। इसीलिए 1921 में एक फ्रैंक बुकमन करके है, उन्होंने ये शुरू की थी ऑक्सफोर्ड ग्रुप नाम की। अच्छा, फ्रैंक बुकमन जो है वो पादरी थे, क्रिश्चियन चर्च में पादरी थे। अच्छा, इसमें और एक कहानी ये बताई जाती है कि डॉक्टर बिल डब्ल्यू ने अपना हिस्ट्री में ऑक्सफोर्ड ग्रुप के बारे में शुरू में तो ज़्यादा नहीं बोला था। उसकी वजह ये थी कि ये फ्रैंक बुकमन और नाजी का, जो जर्मनी का नाजी था हिटलर, उसका कुछ कनेक्शन था। तो उसको डॉक्टर बॉब बिल डब्ल्यू को लगा कि साला अपने को भी बैन करेंगे, ये सब हो जाएगा, इसके लिए चुप बैठो, बाद में देखा जाएगा। फिर कई साल के बाद में डॉक्टर बिल डब्ल्यू आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सफोर्ड ग्रुप के बारे में बताने लगे। तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में क्या था, तो उनके पास कोई फ़ी वगैरह नहीं थी, लेकिन उनके 5 प्रिंसिपल थे जो ही आगे चल के हमारे 12 कदम हो गए। पहला था इन्वेंट्री, मतलब जो अपना 4th स्टेप बोलता है। दूसरा था कन्फेशन, मतलब अपना 5th स्टेप, किसी के सामने कबूल करना है। तीसरा था रेस्टिट्यूशन, मतलब अपना 9वां कदम। और चौथा था पास इट ऑन, मतलब दूसरे को दे देना। तो इसमें क्या करने का, प्रार्थना करने की और भगवान के पास से डायरेक्ट गाइडेंस मांगने का। अब इसमें इनका 4 एब्सोल्यूट भी था, एब्सोल्यूट ऑनेस्टी, प्रामाणिक, अनसेल्फिशनेस, निस्वार्थी, प्यूरिटी, पवित्रता, लव, प्यार, और 5 सी भी थे। अब आप में से कई लोगों ने वो जो छोटी किताब है ना 24 आवर्स अ डे करके, हैजल्डन की किताब है, मतलब अपना डेली रिफ्लेक्शन आने के पहले बम्बई में तो कई जगह पे वही किताब पढ़ी जाती थी। फिर डेली रिफ्लेक्शन आ गया ए का, तो फिर वो किताब देखना बंद कर दिया। तो वो जो किताब है, क्या बोलता है उसको, 24 आवर्स अ डे, हैजल्डन वाली, उसमें ये 5 सी भी है। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, कन्फेशन, कबूली जवाब, कन्विक्शन, विश्वास, कन्वर्शन, परिवर्तन, और कंटिन्यूटी, सातत्य, ये 5 इनके थे। तो
एनी को जब ऑक्सफोर्ड ग्रुप के बारे में मालूम पड़ा तो उसने पहले डॉक्टर बॉब को लेके गया। उसको लगा कि साला ये स्पिरिचुअल बन जाएगा, आध्यात्मिक बन जाएगा, धर्म के बारे में जाएगा तो इसकी शराब बंद हो जाएगी। लेकिन उसकी जो मीटिंग चलती थी वो चर्च में नहीं चलती थी, वो होटल में मीटिंग चलती थी। तो बिल डब्ल्यू को बाद में मालूम पड़ा, इसको 2-2.5 साल ये लोग मीटिंग में जा रहे थे, मियाँ बीबी दोनों। और उनके यहाँ पे और बहुत सारे लोग थे रिलीजियस किताब को पढ़ने वाले थे। उसमें एक थी हेनरिटा साइबरलिंग, बाद में टी हेनरी था, बाद में क्लेरिंस था, जिनके घर में बाद में मीटिंग चलते थे। ऐसे सब लोगों की मुलाकात डॉक्टर बॉब से ऑक्सफोर्ड ग्रुप में हुई। और डॉक्टर बॉब कहते थे कि उन्होंने एक बार ये मीटिंग जो चलती थी ऑक्सफोर्ड ग्रुप में, इसमें एक बार कबूल कर दिया कि आई एम अ सीक्रेट ड्रिंकर एंड ऑल प्रेड टुगेदर। मतलब मैं ज़्यादा शराब पीता हूँ और मैं चुपचाप पीता हूँ, तो सब लोग ऑक्सफोर्ड ग्रुप में वो सब लोग मिलके प्रार्थना करते थे ने। तो उसने उनकी शराब बंद होने के लिए जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप की मीटिंग में जो फर्स्ट सेंचुरी की, एक पहले शतक की जो क्रिश्चियनिटी थी, उसमें जो लोग आते थे उनको सब उनके लिए प्रार्थना करते। अब ये हेनरिटा साइबरलिंग है, उसको ये डॉक्टर बॉब बोलते हैं कि भाई मेरे को शराब नहीं बंद करने दो। तो वो गाइडेंस करके था ना उनका, भगवान के पास बोलने का, और भगवान हमको गाइड करेगा। ओके, तो ये सब बेवड़ा कबूल नहीं करेगा, इसीलिए आगे चल के अपना 12 कदम में ये सब नहीं है। भगवान डायरेक्ट हॉटलाइन पे व्हाट्सएप पे भेजेगा तो ऐसा कर वो ऐसा कर, ये सब नहीं होता है। तो बिल डब्ल्यू डॉक्टर बॉब की शराब कम हुई लेकिन बंद नहीं हुई थी। तो डॉक्टर बॉब चुपके से पीते थे और डॉक्टर बॉब की बीबी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शराब के बारे में बोलने लगी लोगों को कि भाई हमारा आदमी बहुत दारू पीता है, क्या करने का उसको। और ऐसे में एक दिन 11 मई 1935 उसको हेनरिटा का फ़ोन आता है। क्यों हेनरिटा का फ़ोन आता है? क्योंकि हेनरिटा को बिल डब्ल्यू ने फ़ोन किया था। अब ये कहानी डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू एक साथ मिलने तक आ गई है। और डॉक्टर बॉब शराब पीते थे, उन्होंने हेनरिटा साइबरलिंग को बताया था। और वहाँ पे बिल डब्ल्यू जो है वो अपना होटल में बड़ा है आया था एक्रोन में कुछ काम के लिए, उसका शेयर मार्केट का डायरेक्टर बनना था, उसके लिए उसके पैसे ख़त्म हो गए। और फिर वो जो हमने बिल डब्ल्यू की स्टोरी अपने किताब में बिग बुक में पढ़ी है, वो स्टोरी में जो लिखा है उसके हिसाब से डॉक्टर बॉब को मिलने के लिए 11 मई को, डॉक्टर बॉब को मिलने के लिए, मतलब वो स्टोरी ऐसी है जो अगली बार हम लोग जब बात करेंगे तो मे फ्लावर होटल में बिल डब्ल्यू रुका था, इतना ये सब बताएंगे। तो आज हमने 5 चैप्टर किए हैं और 5 चैप्टर के बारे में अगर मैं अभी कितना 43 मिनट्स हो गया। ओके, तो सबसे पहली बात ये है कि मैं आपकी माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मराठी वाला हूँ तो इसके लिए इंग्लिश पढ़ता हूँ, मराठी में समझता हूँ और हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप मुझे माफ़ कर देना। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो रिकॉर्डिंग है ये बाद में मैं ए शेयरिंग बम्बई BAMBAI श्रीधर SHRIDHAR ये चैनल पे मैं कल सुबह 11 बजे के बाद में करूँगा। तो तब तक मैं इनके पास से ले लूँगा और रिकॉर्डिंग वगैरह ले लूँगा और फिर अपलोड कर दूँगा। ओके, तो अभी मैं यहाँ रुकता हूँ। आज हमने बात की डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर्स, पहले 5 चैप्टर के बारे में हमने बात की। हर हफ्ते एक 5 चैप्टर के बारे में बात करेंगे तो 6 हफ्ते में 30 चैप्टर 29 चैप्टर वो जो पूरे हो सकते हैं। सब फिर से एक बार मुझे सुगत भाई ने बात करने का मौका दिया, इसके लिए उनका मैं आभारी हूँ। अब मैं यहाँ रुकता हूँ। मेरा नाम श्रीधर है, मैं शराबी हूँ। आज की तारीख़ है 6 नवंबर 2024। डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर इसका पहला पुष्प मैंने इधर ख़त्म कर दिया है। मुझे शेयरिंग करने के लिए मौका दिया और आप लोगों ने शांति से सुना, इसके लिए थैंक यू। बाय बाय, गुड नाइट, वन डे एट अ टाइम। फिर मिलेंगे।